to the next lecture of binomial distribution. हमने कल प्रॉब्लम नंबर 5 तक देखा था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 से शुरू करेंगे. बट प्रॉब्लम नंबर 6 से शुरू करने से पहले हम बेसिक चीज़ें रिवाइज करते हैं जो हमने कल देखी थी. हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ देखा था. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पीडीएफ उसका कैसे लिखते हैं, उसका पीडीएफ हम लिखते हैं NCX e⁻x q⁻n−x. बराबर. कल के लेक्चर में हमने इतना पार्ट देखा था. आज के लेक्चर के लिए जो इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर होगा उसके लिए मैं आपको और दो या तीन फॉर्मूले बताता हूँ. एक तो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना. मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि मीन का क्या मतलब होगा और उसको डिनोट कैसे करेंगे. मीन को डिनोट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x से. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन निकाला जा रहा है उस मीन का फॉर्मूला होता है n×p. हम सब जानते हैं n और p क्या होता है. कल के लेक्चर में हमने देख चुका है कि n और p क्या होता है. उसके बाद वेरिएंस. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो निकालेंगे वो v ऑफ x से निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा n×p×q यानी कि np/q. और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था. उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है. यानी कि इसका क्या मतलब होगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर किसका आएगा, np/q का आएगा. तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अपनी नोटबुक में स्टार्टिंग के पेज पर ये लिख लो ताकि कि याद रहे. इतने ही फॉर्मूले याद रखने, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखने. ओके, चलो शुरू करते हैं. आज का लेक्चर काफ़ी सिंपल होगा क्योंकि आपने मेजॉरिटी चीज़ तो देख ली है. मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत छोटी चीज़ है. मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूं, इस चैप्टर में से कोई सम आए या नहीं आए, आपको एक सम मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस के साथ मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आएगा. और ये जो सम आपको आएगा ना, इसको याद रखो, ये काफ़ी ईजी होता है. अभी हम देखेंगे क्या सम है. ओके, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, ध्यान से देखना. हाँ, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. A bag consists of 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. एक बैग में 10 बॉल है और उसमें डिजिट्स कहाँ से है, मतलब एक बॉल पर 0 लिखा है, एक बॉल पर 1 लिखा है, ऐसे करके 9 तक लिखा है. समझ गए ना. 0 से 9 तक 10 नंबर होंगे ना. 1 से 9 तक 9 होगा, 0 मिला के 10, तो 10 नंबर्स हो गए और 10 बॉल हो गए. हर बॉल पर एक एक नंबर लिखा हुआ है. ठीक है. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, इसका मतलब क्या है, if 4 balls are drawn successively यानी कि 4 बॉल्स को निकालने हैं, एक के बाद एक निकालना है, with replacement from the bag. ठीक है, आपने निकाल दिया, फिर इसको रिप्लेस कर दिया और फिर निकालना शुरू कर दिया. ठीक है. with replacement, without replacement तो क्लियर होगा ना. what is the probability that none is marked with the digit 0, मतलब आपने पहली बार बॉल निकाला, देखा उस पर कोई नंबर है, फिर वो बॉल को रखा, फिर निकाला दूसरा, देखा, फिर निकाला तीसरा, देखा, फिर निकाला चौथा. यानी उस बैग के अंदर 10 बॉल है, आपको 4 बार बॉल्स को निकालना है और आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो जब चारों बॉल आप सिलेक्ट करेंगे तो उन चारों में से किसी भी बॉल पर 0 नहीं लिखा होना चाहिए. समझ गए. ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, समझना थोड़ा सा ट्रिकी था, एकदम थोड़ा सा. समझ गए क्वेश्चन क्या है. आई रिपीट अगेन, एक बैग है, बैग में 10 बॉल है, बॉल्स पर 0 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे हुए हैं. आपको 4 बार सक्सेसिवली बॉल्स को निकालना है और आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो चारों के चारों बॉल जब आप निकालेंगे तो उस पर 0 नंबर लिखा होना नहीं चाहिए. गॉट इट. ओके, अब हम इसके पैरामीटर्स लिखते हैं, यानी कि np/q और x क्या होगा. ठीक है. ये बर्नौली ट्रायल है, या आपको जस्टिफिकेशन मुझे बार बार देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर हम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा. ठीक है. तो हम x क्या लेंगे, सबसे पहले x लेते हैं कि x क्या होगा. ठीक है. हाँ, x हम लेते हैं, x ले लेते हैं 0 रिटन ऑन द बॉल which is drawn. ठीक है. x हम क्या ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं कि वो वाला बॉल होना चाहिए जिस पर क्या हुआ है. अच्छा हाँ, यहाँ पर ले लेता हूँ. हाँ, इतना लिख लिया. चलो ठीक है, आगे अगर आएगा तो मैं उसको बता दूंगा. तो बेसिकली तुम्हारा x क्या होगा, ये हो गया. क्या हो गया तुम्हारा, 0 रिटन ऑन द नंबर ऑफ बॉल विच इज ड्रॉन. ठीक है. आपका जो बॉल निकाला जाएगा उस पर क्या लिखा होना चाहिए, 0 लिखा होना चाहिए. फेयर इनफ. n आप टोटल की कितनी बार करेंगे, ये 4 बार आप करेंगे. ठीक है. आपको p प्रोबेबिलिटी
फिलहाल के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी में ये मानकर चल रहा हूँ कि हमें क्या चाहिए, जीरो वाला बॉल चाहिए, ठीक है। तो अगर जीरो वाला बॉल चाहिए यानी कि जीरो का बॉल आना चाहिए नंबर वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 में से कोई एक ही तो बॉल है जिस पर जीरो लिखा हुआ है, फेयर इनफ। तो क्यू क्या होगा, 1 माइनस पी होगा, तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/10, दैट इज 9/10। समझ गए? तो यानी कि इतना पार्ट आपको समझना है। इतने पार्ट में हमने क्या देखा, इतने पार्ट में हमने ये देखा कि x क्या होगा, x बेसिकली वो होगा कि जिस बॉल पर क्या लिखा हुआ, जीरो लिखा हुआ हो। जितने बॉल हम ड्रॉ करेंगे 4 में से जिन बॉल पर कितना क्या लिखा हुआ हो, जीरो लिखा हो, ठीक है। मैं x को आपको एकदम डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका x है क्या, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। x हमारा है क्या, x हमारा ये है कि उस पर जीरो रिटर्न होना चाहिए, जीरो लिखा हुआ होना चाहिए जब आप वो 4 बॉल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब अगर आप वो 4 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको जीरो चाहिए क्या, नहीं। वो तो बोला है कि जब आप चारों बॉल्स को ड्रॉ करो तो प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि जीरो वाला बॉल नहीं मिले। तो अगर जीरो वाला बॉल नहीं मिले तो हमें x पर क्या चाहिए, x पर हमें जीरो चाहिए होगा, मतलब x जीरो मतलब क्या, बॉल वाला जीरो नहीं है ये। x क्या था, हमें वो चारों बॉल में से ये चेक करना था कि कितने बार में जीरो निकलता है, और हमें कितने बार पर x पर जीरो चाहिए, एक भी बार पर नहीं है ना, क्योंकि हमें वाला बॉल निकालना ही नहीं है जिस पर जीरो लिखा हुआ हो। तो बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 की। समझ गए? तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। तो यहाँ कितना होगा, 4c0, p कितना है बताओ, 1/10 रेज टू 0, और q कितना है बताओ, 9/10। 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4c0 है आपके पास, तो ये 1 आ जाएगा, ये रेज टू 0 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बताओ, 9/10 ये होल रेज टू। तो होपफुली आपका आंसर होगा, आपको समझने आया होगा ये आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन तुमको पूरी तरह से समझाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। याद रखना कि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, x को डिफाइन करना कि x है क्या। x क्या है, वो बॉल जिन पर जीरो मिले या जीरो लिखा हो जब हम वो चारों बॉल में से किसी को लें। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जस्ट अ मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कहते हैं, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबिलिटीज आंसर फॉर ईच 5 क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है, 5। कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं ना, तो उसमें जब एक क्वेश्चन आते हैं तो कितने ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जब एक क्वेश्चन आएगा तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे, 3 ऑप्शन। What is the probability that the candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? आपको क्या करना है, क्या प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है जस्ट गेस करके, है ना। खुश हो गए होंगे ना तुम लोग कि गेस करना और आंसर सही निकलेगा, हाँ। तो जस्ट गेस करके आपको 4 या 4 से ज़्यादा यानी कि 5 आंसर सही होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को एक बार समराइज कर दूँ फिर से। आपको एक एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, घबराओ मत, क्वेश्चन है, सही में एग्जाम नहीं देना है तुमको, ठीक है। आपको एक एग्जामिनेशन देना है, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर आप सिर्फ गेस कर लें, गेसिंग के बेस पर आप 4 या 4 से ज़्यादा यानी कि 4 या 5, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को सही कर दें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है। समझ गए? अच्छा, एक्स क्या लेंगे, नंबर ऑफ गेटिंग राइट आंसर्स व्हाइल गेसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। तो x लेंगे हम लोग, x ले लो, बी दी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ले लो, ठीक है। बी दी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर निकालने हैं आपको। n क्या आपका टोटल कितने क्वेश्चन है आपके पास, 5 क्वेश्चन है, हाँ। आपका p क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, सही करना है। तो अगर क्वेश्चन को सही करना है तो उस क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 ऑप्शन है तो 3 में से कोई एक आंसर सही होगा। अरे समझ आया ना, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ राइट आंसर इफ यू हैव 3 ऑप्शन, दैट इज 1/3। 3 में से कोई एक आंसर क्या होगा, सही होगा। क्यों बता दो क्या है, वही मैं 1 माइनस पी लिख के तुमको खुश कर देता हूँ फिर से। ये क्या होगा, 1 माइनस 1/3 होगा। कितना होगा, 2/3 होगा। बात समझ गए यहाँ तक, ठीक है।
अब आपको 4 या 4 से ज्यादा आंसर सही चाहिए, तो 4 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 5, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही कितने हैं? 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू किसकी निकालनी है? 5 की निकालनी है। ठीक है, होप सो यू गॉट इट। अब यहाँ पर लिखते हैं NCX का फॉर्मूला है तो 5C4 होगा, p रेस टू x होता है, p कितना है? 1/3 है। ठीक है, रेस टू 4 हो जाएगा, और q रेस टू 2/3, 5 माइनस 4 कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 5C5 1/4 रेस टू 5 हो जाएगा, और 2/3 रेस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फेयर इनफ। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, 5C4 यहाँ कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 5 में से 4 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल बचेगा, वो मैं लिख नहीं रहा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर क्या है बताओ? यहाँ पर 1 रेस टू 4 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 रेस टू 4 है तो इसको 3 रेस टू 5 कर दो, और यहाँ पर 2 है तो इसको 2 कर दो यहाँ पर। फेयर इनफ यहाँ तक? ओके, 5C5 निकालोगे तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0, तो अगेन ये 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ये भी 1 हो जाएगा, छोड़ दो, तो यहाँ क्या बचा? 1/4 रेस टू 5 बच गया। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप उतना सिंप्लीफाई इसको कर देंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे बताओ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लोगे, यहाँ पर भी क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, इंटू यहाँ पर क्या है? 2/3 रेस टू 5 है। फेयर इनफ। और यहाँ पर क्या है? 1/4 रेस टू 5 है। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 2 का कितना हो जाएगा? 10। यहाँ क्या आएगा? 3 रेस टू 5 आ जाएगा, बराबर। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1/4 रेस टू 5 बच जाएगा। तो अगर इसको टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करते हैं अपन, तो इसका टेक्स्ट बुक में आंसर जो है आपको 11/243 कुछ आंसर्स मिलता है इसका। तो इसको अगर और पूरी तरह से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, ओके ओके, देयर इज वन स्लाइड मिस्टेक है, यहाँ पे 3 था, मैंने उसको सॉरी वो लिख दिया, 4 लिख दिया। ये 3 है ना, तो उसको 3 करता हूँ, यहाँ पर करेक्शन है। ओके, तो वही मैं बोला, वरना डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, तो यहाँ इसको भी 3 कर दो, ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये 10 + 1 कितना होगा? 11 हो जाएगा, और 3 रेस टू 5 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहो तो 3 रेस टू 5 को एक्सपांड कर देना और फाइनल आंसर लिख देना इसका। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर मिस्टेक को नोट डाउन कर लेना, वो 3 था। ठीक है, अब ये होने के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है तुम्हारे लिए है, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8। मैं मतलब कैलकुलेशंस कर लेना खुद से, मैं सिनेरियो बता देता हूँ क्या है वो देखो, और उसको सबमिट करना असाइनमेंट में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो? अ पर्सन बाय द लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, ओके, इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग प्राइज इज 1/100। ठीक है, तो अगर एक आदमी 50 लॉटरी टिकट लेता है, हर एक में उसका चांस क्या है? विनिंग का क्या है? 1/100 है। नहीं जीतने का चांस क्या होगा? 99/100। फेयर इनफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल विन एटलीस्ट 1, एक्जैक्टली 1 एंड एटलीस्ट 1। केसेस में डिस्कस कर देता हूँ, काफ़ी छोटे कैलकुलेशन होंगे, होप सो आप कर लेंगे, शिकायत मत करना इसके लिए। हाँ, टोटल कितनी टिकट है आपके पास? 50 टिकट्स है। हाँ, अब उसमें 50 टिकट्स है, तो टोटल लिख दो यहाँ पर कितना होगा? 50 लिख दो। तो ये हो गया 50 आपके लिए। हाँ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है? 1/100 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना होगा? 99/100 हो जाएगा। फेयर इनफ, इतना समझ गए? अच्छा, हाँ, अब उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन, x क्या है? x होना चाहिए आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ, x होना चाहिए, प्राइज विनिंग जो टिकट है आपकी वो होना चाहिए, प्राइज विनिंग टिकट जो आपकी वो होगी। तो अगर ये आपका x है जो आपकी प्राइज विनिंग टिकट होगा, तो एग्जैक्टली 1 बोला है, तो आप प्रोबेबिलिटी किस पर निकालेंगे? x इज इक्वल टू 1 पर निकालेंगे एक प्रोबेबिलिटी। पहले वाले के लिए एटलीस्ट 1 है, सॉरी ये दूसरे वाले के लिए ले लो, ये एटलीस्ट 1 है। एटलीस्ट 1 के लिए क्या करोगे? देखो, ये एग्जैक्टली 1 के लिए था, एटलीस्ट 1 के लिए क्या करोगे? एटलीस्ट 1 के लिए आप क्या करना है? आपको जाना है 1 से ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा अगर आप टिकट लोगे तो आप बोलेंगे सर ये तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? 50 तक पहुँच जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या थी? एटलीस्ट 1 चाहिए था आपको, कम से कम 1 चाहिए था, तो आप उससे वाले लेस के लिए निकाल लो। मतलब
आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पर निकालोगे। इसका लॉजिक मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर तुम डायरेक्ट सेकेंड लेक्चर या बीच में से जंप करके देख रहे हो तो ये समझने नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको x ग्रेटर देन 1 से निकालना है, यानी x ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा की टिकट्स देखनी है कौन सी है, तो आप बोलेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे करते करते आप 50 तक जाएंगे क्या? एग्जामिनेशन वैसे तो पॉसिबल है नहीं है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उल्टा चेक करेंगे। कोई भी, जैसे कि इस केस में प्रोबेबिलिटी आपको 0 टिकट से लेके आप 50 टिकट के दरमियान में कितनी भी टिकट जीत सकते थे, तो आपको कम से कम एक जीतनी थी, तो 1 से लेकर 50 तक वहीं रख दो और 0 को यहाँ लेकर आ जाओ। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इधर x इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक। ये लॉजिक समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना बुक में भी देखकर तुम्हें समझ नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद एटलीस्ट ट्वाइस बोला है। हाँ, थर्ड वाले के लिए क्या बोला है, एटलीस्ट ट्वाइस। तो थर्ड वाले के लिए अगर एटलीस्ट ट्वाइस बोला है तो यानी कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन किससे निकालनी है, 2 से निकालनी है ना। एटलीस्ट ट्वाइस यानी कि 2 से जाना है कम से कम। तो यह क्या होगा बताओ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 ये निकालो, प्लस x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालो क्या है, और ये दोनों को ऐड करके 1 से क्या कर दो, माइनस कर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखो, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क। A sample of 3 of the disk is selected random. Find the probability none, 1, 2. All 3 of the sample will work. वही एक बॉक्स है जिसमें फ्लॉपी डिस्क रखी हुई है और ये पता है कि 95% डिस्क उसमें काम करती है, ठीक है, ये पता है आपको। अब आपको 3 डिस्क उसमें से निकालनी है, उस बॉक्स में से। फिर उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कोई एक भी डिस्क ना चले, कोई एक डिस्क चल जाए, कोई 2 डिस्क चल जाए, या तीनों का तीनों डिस्क आपका क्या हो जाए, चल जाए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फेयर इनफ। तो करते हैं इसको। होमवर्क में डालना था ये भी, पर नहीं डाल रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे। x क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क सिलेक्टेड, नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क सिलेक्टेड, फेयर इनफ। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका, जो फ्लॉपी डिस्क आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, आपको कितने सैंपल लेने, 3। कितने लेने, 3 लेने। इसके अलावा अब आपको दिया है कि 95% वर्क करेंगे, तो P क्या होगा आपका, 95% यानी कि ये बराबर है। अगर इसको कर लोगे तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 4 5 9 जा 45 और ये 5 20, 5 2 जा 0 जा, तो ये कितना आएगा, 19/20। अगर ये 19/20 तो क्यों बताओ अब क्या होगा, 1/20 होगा। 19 इससे इसको चले गए तो एक हिस्सा इसको चला गया। इसके होने के बाद आपको पहला पूछा है नन, अगर कोई भी नहीं काम करेगा तो यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बताओ, x इज इक्वल टू 0 की। मेरे ख्याल से ये सब भी आप खुद कर सकते हो, चलो कर लेते हैं, हम लिखे हैं तो NCX करना है तो 3C0 करोगे, 19/20 रेस टू क्या होगा, 0 होगा, और 1/20 रेस टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गॉट इट। ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, अल्टीमेटली यहाँ क्या बचेगा, 1/20 रेस टू 3। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, जो भी डिजायर्ड आंसर है वो लिख लेना, डिवाइड कर लोगे, इसको डिवाइड कर लेना मेरे हिसाब से तो। ओके, तो इसका पार्ट 2 में क्या है, एग्जैक्टली 1, तो x इज इक्वल टू किसके लिए निकालना है, 1 के लिए, तो क्या होगा बताओ, 3C1 हो जाएगा, तो 19/20 ये होल रेस टू 1 हो जाएगा, और 1/20 तो होल रेस टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फेयर इनफ। कैसे करेंगे इसको, 3C1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, 19/20 है यहाँ पर, तो ये 19 लिख दो। ओके, अच्छा, और यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, एक और पाओ, ये 20 का क्यूब हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ गए। तो लिखना है इसको जैसे लिख दो, अगर इसको आगे करना है तो 9 3 से 27, 2 हो गया 57/20 रेज़ टू 3, ठीक है, फेयर ना। ये x इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर आ गया। सिमिलरली आप किसके लिए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 3C2 हो जाएगा, 19/20 द होल रेज़ टू 2 हो जाएगा, और 1/20 रेज़ टू 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 3C2 को कैलकुलेट कर लो, 3 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
यहाँ पर आगे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर है और 20 का क्या है, क्यूब है। फेयर इनफ, ये हो गया। अब इसको कैंसिल करोगे तो 3c2 जब तुमको निकालना था तो ये आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल तक इसको ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 19 का स्क्वायर है अपॉन 20 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, होप सो ये आपके लिए फाइनल आंसर होगा। x इज इक्वल टू 3 के लिए आप निकाल लो, जहाँ पर तीनों सैंपल है वो ले लो और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ, समझ में आया होगा। ओके, सो अब हम जाएंगे आगे की तरफ। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये देखो कि आपको क्या पूछा गया है। आपको पूछा ये गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 सिक्सेस इन 6 थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई। एक डाई को 6 बार थ्रो करना और 6 बार थ्रो करने पर ज्यादा से ज्यादा 2 बार 6 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 बार आएगा तो या तो 2 बार आए, या तो 1 बार आए, या तो 0 टाइम्स भी आए। 0 टाइम्स को भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो x क्या होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आई थिंक x क्या होगा, नंबर ऑफ सिक्सेस इन 6 throws of a fair die, a single die. Fair enough? हाँ, नेक्स्ट थिंग इज आपको टोटल यानी कि कितनी बार थ्रो करना है, 6 टाइम्स। अब बताओ ये 1/6 कैसे आएगा, 6 लाना है ना, तो टोटल 6 में से डाई पर 6 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है ना 1 से 6 में। और क्यू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू हो जाएगा आपके पास 5/6। फेयर इनफ, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब ये होने के बाद आपको मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 2 तक। तो यानी कि आप 0 पर भी जा सकते हो, 1 पर भी जा सकते हो, और आप कहाँ जा सकते हो, 2 पर भी जा सकते हो, है ना। ठीक है ये बात। अच्छा, तो अगर आप 0 की बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, 6c0 होगा, 1/6 रेज़ टू 0 होगा, और 5/6 रेज़ टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है मैं बताऊंगा नहीं, बार बार आपको क्या बताना, सेम चीज़। 6c1 होगा, यहाँ क्या होगा बताओ, 1/6 रेज़ टू 1 होगा, और यहाँ क्या होगा बताओ, 5/6, 6 - 1 कितना होगा, 5। यहाँ क्या होगा बताओ, 6c2 होगा, यहाँ क्या होगा, 1/6 रेज़ टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5/6 रेज़ टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 हो गया, यहाँ पर क्या बचा बताओ, 5/6 रेज़ टू कितना होगा, 6। 6c1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/6 कितना होगा, 6 होगा, 1/6 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 5/6 रेज़ टू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 6c2 को कैलकुलेट करते हैं, 6c2 क्या होगा बताओ, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 6 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 फैक्टोरियल। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर है, तो ये वैसे का वैसे ही रखो। यहाँ होगा 5/6 रेज़ टू 4। ठीक है, इफ यू डोंट माइंड गाइस, ये 6 तो कैंसिल हो गया। मैं इस स्टेप में यहीं पर इसको कैलकुलेट करके फिर से लिख देता हूँ, वरना मेरे को फिर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, स्पेस का कंस्ट्रेंट है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कहाँ तक जाएगा बताओ, ये होगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल, 2 1 जा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना, 2 1 जा, और ये 3 जा, 3 5 जा कितना होगा, 15। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 6c2 कितना होगा बेटा, 15 होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, 15। माइंड मत करना, क्योंकि नीचे लिखने के लिए भी स्पेस नहीं है मेरे पास। तो ये क्या आ गया बेटा, 15 आ गया। हाँ, यहाँ तक हम आ गए। यहाँ तक आने के बाद अगर कुछ और इसमें कर सकते हो तो देखो, ये भी कर लो। यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं ये देखो, ये 1/6 का स्क्वायर था तो ये 36 हो जाएगा, और इसको ऐसे रखो 5/6 रेज़ टू 4 को, क्योंकि सब जगह 5/6 है तो कॉमन आएगा। इसे हम कैसे कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 5/12 हो गया। अब कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने के लिए सबसे लीस्ट पावर 5/6 का क्या है, रेज़ टू 4 है, तो 5/6 दी होल रेज़ टू 4 बेटा क्या कर दो, कॉमन ले लो। अगर ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 5/6 दी होल स्क्वायर बच जाएगा, समझे या नहीं। हाँ, यहाँ से क्या बच जाएगा, 5/6 बच जाएगा, ये एक पार्ट यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5/12 है ना। ये 5/6 होल रेज़ टू 4 तो क्या हो गया, बाहर हो गया था। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या, यहाँ तक आने के बाद मुझको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है,
हाँ, यहाँ तक आने के बाद व्हाट यू कैन डू हियर इज 5/6 द होल रेज़ टू 4 को आप बाहर ही रखो तब तक। यहाँ बेसिक कैलकुलेशन देख लो, ये 36 हो जाएगा तो सबको 36 बनाना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, नीचे 36 है, यहाँ 36 बनाना तो 6 से करोगे, तो यहाँ भी 6 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर 12 है तो 12 3 से 36 होता है, यहाँ 3 से करोगे तो यहाँ भी 3 से, तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 6 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 36। गॉट इट गाइस, समझना है। ओके, यहाँ तक आने के बाद तो ये हो जाएगा 5/6 ये होल रेज़ टू 4। पहले 25 और 15 को ऐड कर लो, 5 ऐड कर लिया तो 30 हो गया 40, और ये कितना हो जाएगा 70 अपॉन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सकते हो तो क्या होगा 2 3 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 हो गया, और 2 8 जा 16 हो गया। तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर यहीं तक लिखना 5/6 दी होल रेज़ टू 4, और यहाँ आएगा 35/18। फेयर इनफ, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब हम जाएंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 12 है, एंड विल लाइक फिनिश दिस थिंग। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11 नाउ? क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। आपको ये बोला गया है कि जितने भी आर्टिकल बन रहे हैं उनके अंदर 10% क्या है, डिफेक्टिव आर्टिकल्स है। What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? टोटल 12 है, 12 में से कितने डिफेक्टिव होने चाहिए 9। ये भी दे दिया कि टोटल 12 है, 12 में से 9 डिफेक्टिव होना चाहिए, और 10% जो आर्टिकल है वो हमारा क्या है डिफेक्टिव है। तो ये लिख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11। एक्स क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स है वो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स हो गया। आपको दिया हुआ है एन कितना है, टोटल आर्टिकल है आपके पास 12। ठीक है, 12 आर्टिकल है। पी क्या है, जो डिफेक्टिव आर्टिकल है 10% है, तो 10/100 ले लो, तो 1/10 हो जाएगा। तो क्यू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू हो जाएगा 9/10। फेयर इनफ। अब आपको जाना है कहाँ तक, आपको जाना है 12 में से 9 डिफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू क्या निकालनी है 9 पर निकालनी है। ठीक है, एन सी एक्स फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 12c9 हो जाएगा, 1/10 पी रेज़ टू एक्स होता है तो ये 9 हो जाएगा। क्यू क्या है 9/10, 12 - 9 कितना होगा बेटा 3 हो जाएगा। बराबर, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 12 फैक्टोरियल होगा, ये 9 फैक्टोरियल होगा, और 12 - 9 कितना होगा बेटा 3 फैक्टोरियल। फेयर इनफ। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम 1/10 ये तो 9 लिख सकते हैं, 10⁻² लिख देंगे ना इसको, ये 9 और ये 3 12 हो गए, और यहाँ पर 9 क्या है 3 है। जितना कैंसिल कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई करते हो कर लो। सो 12 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 12 11 और फिर 10 और फिर 9 फैक्टोरियल लिख लेंगे। बराबर, नीचे क्या कर लेंगे, नीचे 9 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6 होगा, 9 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा हो गया। यहाँ क्या बच गया 9³/10⁻² बच गया। बराबर, तो यहाँ से भी एक 10 और एक 10 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया 11 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 11 2 जा 22 और कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर अल्टीमेटली क्या बचा 9³ बच गया अपॉन 10⁻² क्या होगा 11 हो जाएगा। यहाँ से चतुर्था करके ये और ये कैंसिल मत करना होशियारी में या खुशी में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। काफी सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान और सबसे छोटा क्वेश्चन जो है ना वो यही है। ठीक है, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, एग्जाम में पूछ लेता है। एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले उसको देख लो पढ़ते कैसे है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n, p। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। n आपको दिया है, पहले इसमें 10 है, p दिया है 0.4 है, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालना है। n 10 है आपके पास, p आपके पास कितना है 0.4 है। आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x।
हमने लेक्चर के स्टार्ट में फॉर्मूला देखा था, मीन का फॉर्मूला एनपी था, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, एनपी क्यू था। रिपीट करा करो। हाँ, तो पहले तो क्यू निकाल लो। पहले क्यू क्या होता है, 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। फेयर इनफ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या है, एनपी है, n इंटू पी, एन क्या है 10 है, पी क्या है 0.4 है, दैट गिव्स यू 4 आंसर। ओके, गॉट इट। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए एन पी क्यू का फॉर्मूला है, एन कितना है 10 है, पी कितना है 0.4 है, और क्यू कितना है 0.6 है। तो अगर इसको करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 0.6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। तो वेरिएंस कितना हो गया आपका 2.4 हो गया। सिंपल क्वेश्चन। ओके, इसमें हम करते हैं सेकेंड वाला अब। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आप कर सकते हो। पी है 0.6, एक्सपेक्टेशन दिया है 6, एंड यू नीड टू फाइंड आउट वेरिएंस। इज दैट ओके? हाँ, कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है ना, तो पहले एक्सपेक्टेशन लिख दो। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी होता है बेटा। एक्सपेक्टेशन 6 दिया हुआ है, एन आपको पता नहीं है, और पी आपके पास कितना है 0.6 है, बराबर। तो अगर यहाँ देखोगे आप, तो इसको ये लिख लो, थोड़ी सावधानी के लिए बता रहा हूँ, ये 6/10 कर दो। 0.6 को 6/10 कर सकते हो, 6 कैंसिल हो गया, एन का वैल्यू बेटा कितना आ गया 10 आ गया। आपको पर एन नहीं निकालना, आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा क्या है, एन पी क्यू फॉर्मूला है आपके पास। एन कितना है 10 है, ये कितना है 0.6 है, और आपके पास क्यू है क्या, नहीं क्यू नहीं है, बट समझ गया ना, ये 0.6 है तो कितना होगा 0.4 होगा, लिख लोगे ना। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो आई थिंक इसका आंसर सेम ही आएगा, यहाँ और यहाँ पर सेम ही आपके पास आंसर। यहाँ पर सेम थे, नहीं थे। ओके, तो ये आने के बाद एन आपका था 10 मिला आपको, और ठीक है ना, वी आर गुड विद दैट। ओके, सो इसका भी आंसर कितना आ रहा है 2.4 आंसर मिल रहा है आपको। किसका, वेरिएंस का आंसर। इसका भी आपको क्या मिला 2.4 आंसर मिला। तो एन 10 आया, पी 0.4। यहाँ पे खाली पी और क्यू को देखो चेंज कर दिया गया है ना। सो लेजी टू ड्रॉ न्यू सम देयर, बराबर, सेम सम है, ऊपर नीचे खाली ये कर दिया गया। हाँ ना, लास्ट 2 सम कराने का दिल नहीं है, बट ठीक है चलो कर लो उसको, सेम सम है, होमवर्क में ही डाल लो। एन 25 है, एक्सपेक्टेशन 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ठीक है, कोई बड़ा टास्क नहीं है निकालना। एन 25 है, लिख दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तुम्हारे पास कितना है 10 है, वो लिख दो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स पूछा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्या होगा। फेयर इनफ। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का पहले फॉर्मूला है तो वही लिख दो। एन पी होता है, ये भाई साहब 10 है, एन 25 है, पी आपको पता नहीं है। 5 5 है एंड 5 2 है, सो पी अल्टीमेटली इज व्हाट 2/5। पी अगर 2/5 है तो क्यू कितना होगा बताओ 3/5। ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बताओ, एन पी क्यू है, एन कितना है 25, पी कितना है 2/5, क्यू कितना है 3/5। 5 1 जा 5 5 जा 5 और 5 कैंसिल, 2 3 जा कितना होगा 6। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है हमारे पास 6 है। ओके, फेयर इनफ है। फोर्थ जो सम है एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, एन अगर 10 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो 8 है। अगेन यू नीड टू फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ एक्स, कि वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होगा। वही सेम चीज करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एनपी होता है, ये 8 है, ये 10 इंटू पी है, तो ये 8/10 हो जाएगा पी। गॉट इट? तो 8/10 हो गया पी। क्यू क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। गॉट इट? तो क्यू क्या आ गया आपके पास 2/10 आ गया। ओके, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने का तो वेरिएंस निकालना है आपको। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताओ, एन पी क्यू है फॉर्मूला। सो एन कितना है आपके पास 10 है, पी कितना आ गया 8/10 है, और क्यू कितना आ गया 2/10 है। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 to the 16/10, दैट इज 1.6, एंड दिस इज योर वेरिएंस।
दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 12 समय अच्छे से प्रैक्टिस करो उसको, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछो ज़रूर। और ये काफ़ी इजी चैप्टर है, और जो इससे पहले कराया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी काफ़ी इजी चैप्टर था। ये दोनों चैप्टर को करके आराम से रख लो, क्योंकि ऐसे होता है कि जब ईयर का एंड होता है और बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे सिर पर होते हैं, देन यू गाइज आर लाइक कि सर अब ये चैप्टर करना है, कराओ, हमने किया नहीं। वैसे मैथ्स 1 में भी चैप्टर्स है कुछ, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह है जो आप नहीं करते हो, उसको अभी से करके रख लो, तो ये सारे चैप्टर ईजी हैं, आराम से कवर हो जाएंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं, दैट्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, तो वो ऑडियंस तक रीच ना हो तो हमारा एम जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। सो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, थैंक यू।